आचार्य रजनीश ओशो इंसान थे, भगवान थे, धर्म विरोधी थे, आदि विद्रोही थे, सही थे, गलत थे, अच्छे थे, बुरे थे, इंसान थे, शैतान थे, ये आप तय करें। हम आपके सामने कई लोगों की अपनी अपनी रिसर्च के बाद जो निकल के आया वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। फैसला आप करें, तय आप करें। This is what I found. आइए अब हम आप लोगों को अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार सुनाते हैं। आप सुनिए और फिर फैसला कीजिए। तारीख थी 28 अगस्त साल 1968। जैन युवक संघ के परमानंद भाई कपाड़िया नाम के व्यक्ति ने आचार्य रजनीश को प्रेम विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया था। यह कार्यक्रम बम्बई के भारतीय विद्या भवन ऑडिटोरियम में हो रहा था और रजनीश को सुनने के लिए हजारों लोग जुटे थे। लेकिन आयोजकों के अचरज का तब ठिकाना नहीं रहा जब रजनीश ने प्रेम की बजाय संभोग विषय पर बोलना शुरू कर दिया और यह दिन रजनीश के जीवन में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ और इसी वजह से वो देश भर में चर्चित हो गए, या यूं कहें कि इस दिन ने उन्हें कुख्यात बना दिया। आयोजकगण इतने नाराज हुए कि उन्होंने इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया और कार्यक्रम रद्द कर दिया। लेकिन रजनीश रुके नहीं। उन्होंने 1 महीने बाद बम्बई में अपने बचे हुए 4 प्रवचन दिए और अपनी इस बात को पूरा किया। रजनीश के इन्हीं आख्यानों के संग्रह से एक किताब बनी जिसका नाम है संभोग से संवादी। यह किताब खूब चर्चित हुई, खूब पढ़ी गई, लेकिन सच ये है कि उतनी समझी नहीं गई। लेकिन रजनीश को एक सेक्स गुरु के रूप में स्थापित तो कर ही दिया। उनको विवादों से मजा आता था और रजनीश ने अपने आश्रमों में निर्बाध यौनाचार की छूट दी थी, जिसकी वजह से उनके आश्रमों में अति हो गई थी। अमेरिका में उनके आश्रम में जांच में पाया गया कि एक स्त्री के 50 आदमियों से संबंध थे और उनमें संक्रमण फैल गया था। तब जाकर रजनीश को एड्स के खतरे की चिंता हुई और इससे परहेज करने को कहा। हालांकि तब भी उनके मूल में बीमारी ही थी, कोई नैतिक बाधा नहीं थी। यही वजह थी जिसकी वजह से रजनीश ने स्वयं इस छवि के निर्माण में योगदान दिया था और आगे चलकर उनकी भ्रांतिपूर्ण व्याख्या हुई। यह कालखंड है 1981 से 1990 तक, यानी रजनीश की मृत्यु तक। यहाँ ओशो रजनीश के जीवन में एक शीला नाम की महिला का प्रवेश होता है, एकदम तेजतर्रार और शातिर महिला। यह नई नवेली सेक्रेटरी बनती है। उसी दौरान रजनीश की पीठ में दर्द था, इसलिए उनकी सर्जरी करवानी थी और इसके लिए बेहतरीन डॉक्टर उस दौर में अमेरिका में थे। 1 जून 1981 के दिन ओशो रजनीश ने अमेरिका के लिए उड़ान भरी और अमेरिका पहुंचे। He arrived in June of 1981 on a visitor's visa for the purposes of receiving medical treatment. हालांकि उनकी यह यात्रा सीक्रेट थी, लेकिन जल्द ही उनके अमेरिका में होने की खबर फैल गई। लेकिन शीला चाहती थी कि अब रजनीश भारत लौटने की बजाय अमेरिका में ही अपने काम को विस्तार दें और रजनीश ने भी इस बात को मान लिया और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल हुई। 19 अगस्त 1981 के दिन रजनीश न्यू जर्सी से अमेरिका के दूसरे शहर ओरेगोन रवाना हुए। वहां पर एक जगह देखनी थी, उस जगह पर पहुंचे और देखा तो वहां न कोई दरख्त थे न कुछ और, बिल्कुल उजाड़ और बंजर जमीन। लेकिन रजनीश के शिष्यों ने अपनी कड़ी मेहनत और निष्ठा से वहां एक नगरी बसा दी। उस नगरी का नाम पड़ा रजनीशपुरम। साल 1985 तक आते आते रजनीशपुरम के पास अपना एक हवाई अड्डा, एयरलाइन थी। तमाम सुख सुविधाओं का वहां पर बंदोबस्त हुआ और तमाम सन्यासी वहां मौज से रहने लगे। एक इंटरव्यू में ओशो ने गौरव के भाव से कहा कि आपको मेरा बाथरूम देखना चाहिए, वह दुनिया का श्रेष्ठ बाथरूम है। You have just to see my bathroom. Perhaps it is the best in the whole world. रजनीश के आसपास दौलत का एक बड़ा महल खड़ा हो गया था। उन्हें रिच मैन्स ग्रुप कहा जाने लगा था और यह कहे जाने से रजनीश को कोई दिक्कत भी नहीं थी। यहाँ तक कि रजनीशपुरम में रजनीश के शिष्यों ने एक तख्ती भी लगा रखी थी जिस पर लिखा था कि मूसा कमाते हैं, जीसस बचाते हैं और भगवान उड़ाते हैं। एक पत्रकार ने पूछा कि आपके पास 60 रोल्स रॉयस गाड़ियां हैं, तो रजनीश ने पलटकर जवाब दिया, How many? 80? No. 40? 90. And they are not so many. हालांकि बाद में रजनीश ने कहा था कि उन पर उनका कोई स्वामित्व नहीं है, उन्होंने तो कभी साथ खड़ी भी नहीं देखी थी। लेकिन यह गाड़ियों का काफिला, हीरों से जड़ी टोपी और घड़ियां, चमकीले कपड़े और हजारों सुरक्षा गार्डों से घिरे हाई प्रोफाइल भगवान रजनीश अमेरिका में चर्चा का कारण बन गए थे और अमेरिका का सत्ता तंत्र
इन पर नजर बनाए हुए था। इधर 1985 तक आते आते शीला ने रजनीशपुरम को एक पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया था। 1984 में ओरेगोन के डेलस में 751 लोगों की फूड पॉइजनिंग के पीछे शीला का ही हाथ पाया गया और ओरेगोन के यूएस अटॉर्नी चार्ल्स टर्नर की हत्या के प्रयास के लिए भी रजनीश शिष्यों को दोषी ठहराया गया था। रजनीशपुरम में रहने वालों के फोन टेप किए जाने लगे थे और रजनीश के करीबी लोगों को जहर देने की कोशिश की गई थी। जब रजनीश को लगा कि अब बात नाक से ऊपर जा रही है तो उन्होंने 13 सितंबर 1985 को शीला को फटकारते हुए कहा कि शीला की ध्यान में रुचि कभी नहीं थी, वो शुरू से ही मटेरियलिस्टिक थी। रजनीश की इस बात से नाराज होकर शीला अगले ही दिन वहाँ से पलायन कर गई और साथ ही कम्यून के फंड से $55 मिलियन साथ ले गई। उसके बाद गुरु और शीशा के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला शुरू हुआ वह एक मजाक से कम नहीं था। शीला के पलायन के बाद तुरंत रजनीश ने FBI के अधिकारियों को कम्यून की जांच करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन ये महज डैमेज कंट्रोल की ही कोशिश थी, जबकि गहरा नुकसान हो चुका था। जो भी रजनीशपुरम में हुआ वह शीला ने अपनी मर्जी से किया था या उनमें रजनीश की भी सहमति थी, इसे ठीक ठीक जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। 28 अक्टूबर को रजनीश एक बार फिर बड़ी भूल करते हैं। रजनीश अपने कुछ करीबी साथियों के साथ अपने चार्टर्ड प्लेन में रजनीशपुरम से चल पड़ते हैं और उनके साथ होती है $58,000 नगद राशि और $4 लाख कीमत की ज्वेलरी। बाद में बताया गया कि वो बरमुडा जा रहे थे, लेकिन रजनीश ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि वो सुरक्षा कारणों से रजनीशपुरम छोड़ रहे थे। So many threats to kill me were coming in every day. लेकिन कानून ये कहता था कि जब तक जांच चल रही है तब तक वो रजनीशपुरम नहीं छोड़ सकते थे। उसके बाद रजनीश को बिना वारंट शार्लोते से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पोर्टलैंड लाया गया। हाथों में बेड़ियां और मुस्कुराते हुए रजनीश को पूरी दुनिया ने देखा। यह रजनीश के शिष्यों, समर्थकों और उनसे प्रेम करने वालों के लिए सदमे से कम नहीं था। रजनीश ने हालांकि उन पर लगे इमिग्रेशन फ्रॉड के आरोपों को तो इनकार कर दिया था, लेकिन कुछ आरोपों को स्वीकार भी कर लिया था। 2 हफ्ते की जेल, $4 लाख की जुर्माने और अमेरिका छोड़कर चले जाने की शर्त पर रजनीश को रिहा किया गया और अपमानित रजनीश एक अपराधी की तरह भारत लौट आए और उनके पीछे से रजनीशपुरम बिखर गया और न जाने कितने ही लोगों का मोह भंग हुआ उससे। रजनीश जब भारत देश लौटे तो प्रीतिश नंदी ने इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में तंज कसते हुए लिखा कि लौट की बुद्धू घर को आए और रजनीश की पूरी विरासत पर जैसे अंधेरा छा गया। यह कठोर सच है कि रजनीश के आश्रम अयाशियों के अड्डे बन चुके थे और उनके आसपास पैदा हुई पूंजी ने वर्चस्व की ऐसी प्रतिस्पर्धाएं रची जिसने रजनीश की छवि को भूमिसात कर दिया। यह संभव था कि उनकी अगर विरासत मैली नहीं होती तो उनका नाम बुद्ध, महावीर, कबीर, कृष्णमूर्ति के साथ बड़े भाव से लिया जाता। हालांकि इसके बावजूद भी लिया जाता है। इतना सब होने के बाद भी 1981 से पहले वाले रजनीश ने इतना तो कर ही। ओशो के आश्रम के रूल बाहर की दुनिया से अलग थे। वहाँ मेडिटेशन के नाम पर आंखें मूंद कर बैठने को नहीं कहा जाता था, बल्कि तेज तेज चिल्लाने और जोर जोर से कूदने का रिचुअल था। ओशो का कहना था कि जब तक अंदर की सारी आवाजें बाहर नहीं आ जाती तब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो सकता। कुछ और भी वियर्ड रूल्स थे जो आश्रम की कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा कारण बना। आश्रम में फ्री लव का कॉन्सेप्ट था, मतलब एक इंसान फिजिकल इंटरकोर्स के लिए मल्टीपल पार्टनर्स रख सकता है बिना किसी कमिटमेंट और अटैचमेंट के। ओशो के फॉलोअर्स का नेकेड घूमना, ड्रग अब्यूज, सेक्सुअल मोलेस्टेशन आम बातें थी और इन सब बातों को ओशो इनर क्लेंजिंग का नाम देकर डिफेंड करते थे। कहा तो ये भी जाता है कि आश्रम में छोटे बच्चे और बच्चियों को मोलेस्ट किया गया फ्री लव के नाम पर। ओशो की टीचिंग्स थी कि किसी भी इंसान को किसी व्यक्ति, वस्तु, बॉडी, इमोशंस के साथ अटैच नहीं होना चाहिए और यही रीजन था कि विमेन्स वर हाईली एनकरेज्ड टू स्मगल देयर बॉडी। ओशो रजनीश शादी करना, बच्चे पैदा करना, फैमिली बनाने के एकदम अगेंस्ट थे। उनके हिसाब से ये सब सेल्फ रियलाइजेशन में सबसे बड़ी बाधा थी। अब जब आश्रम के अंदर इतना सब कुछ होगा तो गवर्नमेंट जरूर एक्शन में आएगी और आश्रम के अंदर भी डिस्प्यूट्स होंगे। ओरेगांव सिटी में 64,000 एकड़ का लैंड खरीदा गया। ऐसे तो वो एक एग्रीकल्चरल लैंड था जिसपे कंस्ट्रक्शन करना सख्त मना था, लेकिन ओशो के लिए उनके फॉलोअर्स ने दिन रात मेहनत करके वहाँ एक शहर बसा दिया जिसका नाम रखा रजनीशपुरम और 1981 में 7,000 फॉलोअर्स के साथ ओशो ओरेगांव सिटी में शिफ्ट हो गए और 1981 में ही ओशो ने अनिश्चित काल के लिए मौन धारण कर लिया। ऐसी एक दूसरी सिटी भी डेवलप हो रही थी जहाँ के लोकल लोगों के साथ रजनीशपुरम के फॉलोअर्स का डिस्प्यूट हो गया। तब शीला ने सैकड़ों की संख्या में गन और राइफल्स मंगाकर फॉलोअर्स को यूज करने के लिए दिया।
वो खुद भी पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब गन लेकर जाती थी। अब शीला आश्रम के बाहर अपनी पावर बढ़ाने में जुट गई। वो यूएस के लोकल इलेक्शन में 2 सीटों पे जीत चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया और यूएस की स्ट्रीट से होमलेस लोगों को बस भर के आश्रम लाया गया। शीला का प्लान था कि उन होमलेस लोगों को एज अ वोटर रजिस्टर करा के उनसे अपने फेवर में वोट कराना, लेकिन लाए गए लोगों में से ज्यादातर लोग मेंटली अनस्टेबल थे, जिन्हें संभाल कर रखना मुश्किल हो रहा था। तो शीला ने उन्हें ड्रग देकर इंटॉक्सिकेट करना स्टार्ट कर दिया। पहला प्लान फेल हो जाने पर शीला ने दूसरा प्लान बनाया। अगर अपनी साइड के वोटर्स बढ़ाए नहीं जा सकते तो दूसरी साइड के वोटर कम तो किए जा सकते हैं। इसी प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए उन्होंने 10 लोकल रेस्टोरेंट के सैलेड बार में पॉइजन मिला दिया, जिसकी वजह से करीब 750 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। इस इंसिडेंट को यूएस गवर्नमेंट ने बहुत सीरियसली लिया और इसे यूएस हिस्ट्री के सबसे बड़े बायो अटैक का नाम दिया। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, जब पुलिस ने आश्रम की तलाशी ली, तो वहाँ गन लोडेड ट्रक्स मिले और एक लैब भी मिली जहाँ वाटर पाइपलाइंस के जरिए शहर में टाइफाइड फैलाने की तैयारी चल रही थी। पुलिस ने ओशो को अरेस्ट कर लिया और शीला को भी उसके फॉलोअर्स के साथ जर्मनी से अरेस्ट कर लिया। कुछ हफ्तों की जेल के बाद ओशो को $4 लाख का फाइन लगाकर इंडिया रिपोर्ट कर दिया गया। दिसंबर 1985 में इंडिया वापस आने के बाद ओशो ने फिर से अपने प्रवचन देने शुरू करे, लेकिन अब उनकी हेल्थ दिन पर दिन गिरती जा रही थी। ओशो की अमेरिका की जेल से रिलेटेड एक थ्योरी ये भी है कि यूएस में उन्हें एक हेवी मेटल ऐसे स्लो पॉइजन दिया गया, जिसके बाद से उनकी हेल्थ गिरने लगी थी। अपनी दिन पर दिन खराब होती तबीयत के कारण ओशो ने प्रवचन देना बंद कर दिया था और 19 जनवरी 1990 में ओशो ने अपनी देह का त्याग किया। शीला को भी 29 महीने की जेल के बाद छोड़ दिया। कृष्णा में आज कहानी ओशो यानी भगवान रजनीश की। क्या वो आदि विद्रोही थे या सेक्स गुरु? अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। अपने लाखों प्रशंसकों, शिष्यों और अनुयायियों के लिए वो सिर्फ ओशो थे। भारत और फिर बाद में पूरी दुनिया में उन्हें आचार्य रजनीश और भगवान श्री रजनीश के नाम से जाना जाता था। शीला अपनी आत्मकथा डोंट किल हिम द स्टोरी ऑफ माई लाइफ विद भगवान रजनीश में लिखती हैं। आमतौर से भगवान बिना पहले से तय किए गए समय के बगैर लोगों से मिलते नहीं थे, लेकिन हम उनसे बिना अपॉइंटमेंट के मिलने चले गए थे। जब मैं उनके कमरे में घुसी तो वो कमरे के किनारे पर एक सोफे पर पालथी मारे हुए बैठे हुए थे। उन्होंने सफेद रंग का एक गाउन पहन रखा था। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो भगवान मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और अपनी बाहें फैला दी। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया और बहुत धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उनकी गोद में अपना सिर रख दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं चुपके से उठकर जाने लगी तो उन्होंने मुझे फिर बुला लिया। उन्होंने कहा, शीला, कल तुम मुझसे 2:30 बजे मिलने आओगी। ओशो अपने हर शिष्य को लकड़ी की बनी एक माला देते थे, जिसमें एक लॉकेट होता था और उसके दोनों तरफ ओशो का चित्र लगा होता था। हर सन्यासी से यह अपेक्षा की जाती थी कि वो हर समय उस लॉकेट को पहने। वो चाहते थे कि उनके शिष्य नारंगी या लाल कपड़े पहने। ये जरूरी होता था कि वो कपड़े ढीले हों ताकि आसानी से शरीर में ऊर्जा का संचार हो सके। ओशो अपना भाषण हिंदी या अंग्रेजी में दिया करते थे। अनुयायियों को निर्देश थे कि भाषण के समय वो अपनी आंखें मुंदी रखें। ओशो विवादास्पद विषयों पर अपनी राय रखने के लिए मशहूर थे। विन मैककॉर्मिक अपनी किताब द रजनीश क्रॉनिकल में लिखते हैं, उनके विचार इतने विवादास्पद होते थे कि कई बार भारतीय संसद में उन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में चर्चा हुई थी। अलग अलग लोगों को आकृष्ट करने के लिए ओशो कई अलग अलग विषय चुनते थे। उनके श्रोतागण मिलीजुली पृष्ठभूमि से आते थे। हर आयु, धर्म और नस्ल के लोग उनका भाषण सुनने के लिए जमा होते थे। जो भी उनके संपर्क में आता था या तो उनका शिष्य बन जाता था या उनका विरोधी। कोई उनके प्रति उदासीन नहीं रह सकता था। उनकी सचिव लक्ष्मी
बहुत सावधानी से उनसे मिलने वालों को चुना करती थी। उन सब से पहले एक डायनेमिक मेडिटेशन में शामिल होने के लिए कहा जाता था और फिर ओशो से उनकी मुलाकात कराई जाती थी। बंद होता था, लेकिन अंततः पुणे से भी ओशो का दिल भर गया। उन्होंने अमेरिका में ओरेगन में एक आश्रम बनाने की योजना बनाई, जिसमें उनके हजारों शिष्य एक साथ रह सके। 31 मई 1981 को वो मुंबई से अपने नए आश्रम के लिए अमेरिका रवाना हुए। उनके साथ उनके 2500 आश्रम वासियों ने भी अमेरिका का रुख किया। इनमें मशहूर फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना भी थे। इस बीच ओशो ने 93 रोल्स रॉयस कारें खरीदी, लेकिन यहीं से उनके बुरे दिन शुरू हो गए और उनका अमेरिकी सपना ताश के पत्तों की तरह ढहना शुरू हो गया। उन पर प्रवासी नियमों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया गया। उन्हें 17 दिन अमेरिकी जेल में रहना पड़ा और आखिरकार 48 लाख रुपए जुर्माना देकर उन्हें जेल से निजात मिली और वो अमेरिका छोड़ने के लिए राजी हो गए। इसके बाद उन्होंने कई देशों में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक कई देशों ने उन्हें अपने यहां लेने से इनकार कर दिया। आखिरकार वो अपने देश भारत वापस आने के लिए मजबूर हुए। 19 जनवरी 1990 को उन्होंने मात्र 58 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा कहा। पुणे के उनके निवास लाओ जू हाउस में उनकी समाधि बनाई गई, जिसके टॉम स्टोन पर लिखा गया, ओशो जो न कभी पैदा हुए न कभी मरे। उन्होंने 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस धरती की यात्रा की। मेरे चैनल पर इस तरह की वीडियो पोस्ट नहीं की जाती, ना ही मैं कभी करता हूँ, लेकिन मैंने ओशो के विचार मोहम्मद पर एक वीडियो पोस्ट की थी तो लोग मुझे बोलने लगे जैसे मैं ओशो का समर्थक हूँ। ओशो में कोई ऐसी बात है ही नहीं जिसके कारण उनका समर्थक बना जाए। एक सबसे बुरा आदमी भी, सबसे घटिया आदमी भी कभी ना कभी कोई अच्छी बात कर ही देता है। जिस तरह से गलत बात को लोग गलत कहते हैं, उसी तरह से अच्छी को अच्छा भी कहना पड़ता है। बस वही मैंने किया था, जिसको लोगों ने माना कि मैं उनका समर्थक हूँ। कोई कैसे ओशो का समर्थक हो सकता है जबकि उन पर हत्याओं का, ड्रग्स का, नशे का, सेक्स का, रैकेट चलाने का, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग तक के केस चले। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें भागने दिया और जब कुछ सालों के बाद वापस आए तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उनके कम्यून में एक औरत की बॉडी में 50 पुरुषों का स्पर्म पाया गया। उन्होंने सेक्स को एक तरह से खुले समर्थन दिया, बिल्कुल खुला, और एंजॉय करने का साधन बना दिया। और ये सभी बातें आपको अलग अलग लोगों से सुनने को मिलेंगी इसी वीडियो में। लेकिन भारत ने उनके ऊपर लगे आरोपों को दबाया बिल्कुल पूरी तरह से, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों या वो चाहे मीडिया हो। और ओशो को बचाने के लिए उनकी शिष्या सहयोगी शीला को हर चीज का जिम्मेदार बना दिया। इतने गंभीर और संगीन अपराध उनके कम्यून में होने के बाद लोग उन्हें भगवान मानते हैं। बड़े शर्म की बात है। और ये क्या शर्म की बात है, यहाँ तो आसाराम को भी, राम रहीम को भी और बहुत से इस तरह के बाबाओं को भगवान माना गया।